हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बालाजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। इससे पहले के वीडियोस में बच्चों हम लोग ने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी को पढ़ा है और डिफरेंट ग्लैंड्स को पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि डाइजेशन कहाँ पर होता है। ठीक है, और आज के वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, यानी कि कैसे होता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और इस क्लास में हम लोग डाइजेशन इन माउथ और डाइजेशन इन अवर स्टमक, इन दो जगहों पर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। द टॉपिक फॉर द क्लास इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है बच्चों, हम लोग ने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में और एक डेफिनेट पीएच वैल्यू पर। तो कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, डाइजेशन क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड, यहां पर बच्चों कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग किसमें बदल देते हैं, सिंपल, वी चेंज इट इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स और एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए डेफिनेट पीएच वैल्यू। क्योंकि हम लोग ने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर को भी कवर किया हुआ है और हम लोगों को ये पता है कि हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच वैल्यू पर ही काम करता है। तो हर एंजाइम के काम करने का एक अपना एक बेस्ट पीएच होता है, उस पर ही डाइजेशन बेस्ट तरीके से हो सकता है। तो हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कोई पॉलीसैकेराइड खाया तो हमारा बॉडी पॉलीसैकेराइड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा बच्चों, हमारे बॉडी को इसका सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, मोनोसैकेराइड्स चाहिए। क्या चाहिए, मोनोसैकेराइड्स चाहिए। अगर आपने प्रोटीन खाया है तो आपकी बॉडी इस एमिनो एसिड की लंबी सी चेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वो क्या करेगी, उसको एक एक एमिनो एसिड अलग चाहिए, यानी यहां पर एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी को चाहिए अलग अलग फॉर्म में, यानी कि सारे एमिनो एसिड अलग हो जाए फिर हमारी बॉडी एक एक एमिनो एसिड का इस्तेमाल कर पाएगी। अगर आपने फैट यानी कि लिपिड खाया है तो हमारी बॉडी फैटी एसिड या ग्लिसरॉल इसकी चेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, फैटी एसिड अलग अलग चाहिए, फैटी एसिड अलग हो जाए और ग्लिसरॉल अलग हो जाए, तब हमारी बॉडी इसका इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, और मान लेते हैं हमने न्यूक्लिक एसिड खाया है तो हमारी बॉडी न्यूक्लिक एसिड नहीं चाहती है, हमारी बॉडी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म चाहती है। और न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना हुआ है बच्चों, शुगर से बना है। यहाँ पर फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरिक एसिड है और उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस है। तो हमारी बॉडी को इस तरह से चीजें चाहिए। अगर आपने पॉलीसैकेराइड यानी कार्ब्स खाए हैं तो आपको मोनोसैकेराइड्स चाहिए, अगर प्रोटीन खाया है तो इसको एमाइनो एसिड्स चाहिए, लिपिड्स खाए हैं तो आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपकी बॉडी को चाहिए, और न्यूक्लिक एसिड खाया तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस चाहिए। ठीक है, तो अब हमको इस जो फिजियोलॉजी का प्रोसेस है इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यानी वो फॉर्म जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी के ब्लड में भेजा जा सके एलिमेंट्री कैनाल से, इस फॉर्म में बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, कि हम लोग देखेंगे कि ये डाइजेशन किस तरह से हो रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीसैकेराइड का मोनोमर क्या है, मोनोसैकेराइड प्रोटीन का मोनोमर क्या है, एमाइनो एसिड एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को। तो डाइजेशन की अगर प्रोसेस की हम लोग बात करें बेटा, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये दो तरह से है। एक केमिकल प्रोसेस होता है जो हम लोगों की बुक में बहुत डिटेल में दिया है, और दूसरा कौन सा है बेटा, मैकेनिकल प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं, दो पार्ट्स में बटा हुआ है हमारा डाइजेशन। वन इज मैकेनिकल प्रोसेस, एक कौन सा है हमारा मैकेनिकल प्रोसेस, और दूसरा कौन सा है केमिकल प्रोसेस। और जो हम लोग बेसिकली डाइजेशन से रिलेटेड बात करते हैं वो हम लोग केमिकल प्रोसेस का ही बात कर रहे होते हैं। किसका बात कर रहे होते हैं बेटा,
केमिकल प्रोसेस का ही बात कर रहे होते हैं। हमारी एनसीईआरटी में मैकेनिकल में दो शब्द का प्रयोग किया है। कौन कौन से वो शब्द हैं, हम आपको एक एडिशनल शब्द ही बताएंगे। एक है बच्चों मैकेनिकल प्रोसेस में मैस्टिकेशन, दूसरा है बच्चों स्वेलोइंग, और तीसरा हम आपको बता रहे हैं यहां पर मूवमेंट्स। ठीक है, तो अगर बात करते हैं मैस्टिकेशन की, तो मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मैस्टिकेशन का मतलब होता है च्यूइंग ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाना। हम लोग मैस्टिकेशन कैसे करते हैं बच्चों? ये हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ टीथ और टंग। टीथ और टंग की मदद से हम लोग मैस्टिकेशन करते हैं बेटा, ठीक है, जिससे हम लोग, और टीथ को ऑर्गन ऑफ मैस्टिकेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था। यहां पर क्या होता है बच्चों, जो फूड होता है मैस्टिकेशन की मदद से इसमें सलाइवा या म्यूकस मिला दिया जाता है और इसको किसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं? बोलस में। तो फूड इन अवर बक्कल कैविटी इज नोन एज बोलस। बोलस का मतलब होता है जहां से हम लोग बोलते हैं उसको, वहां पर अगर फूड है तो उसको क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। स्वेलोइंग का मतलब डिग्लूटिशन, डेग्लूटिशन यानी निगल लेना फूड को। और मूवमेंट यहां पर दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है हमारा प्रोपल्सिव मूवमेंट और दूसरा होता है बेटा पेंडुलर मूवमेंट। कितनी तरह के मूवमेंट होते हैं? दो तरह के, एक प्रोपल्सिव और दूसरा पेंडुलर मूवमेंट। प्रोपल्सिव का मतलब होता है चर्निंग मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? चर्निंग मूवमेंट, यानी फूड का अपनी जगह पर घूमना। फूड का अपनी जगह पर घूमना। जब फूड अपनी ही जगह पर घूमेगा, मान लीजिए हम अपने माउथ में खाना चबा रहे हैं और वो गोल गोल घूम रहा, तो ये क्या है? ये प्रोपल्सिव मूवमेंट है। लेकिन पेंडुलर में फूड का वेव फॉर्म में आगे बढ़ना, ठीक है, वेव फॉर्म में, वेव की तरह फूड का आगे बढ़ना, फूड का आगे बढ़ना, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पेंडुलर मूवमेंट कहते हैं। और हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो कौन सा मूवमेंट है पेंडुलर में? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये पेरिस्टाल्सिस मिलता है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी पेरिस्टाल्सिस मिलता है। तो जब एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पेरिस्टाल्सिस को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का लगातार सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और इसकी ही मदद से फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, फूड का आगे बढ़ना मैंने बोला। और फूड का अपनी जगह पर घूमना, ये क्या कहलाता है? ये प्रोपल्सिव मूवमेंट कहलाता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग बॉडी के केमिकल प्रोसेस, ये हो गया हमारा मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। अब केमिकल प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रोसेस की। केमिकल प्रोसेस में इससे पहले जो मैंने लिखा कि मैक्रोमोलेक्यूल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना या फिर कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल जाना एक डेफिनेट एंजाइम की प्रेजेंस में, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कह देते हैं डाइजेशन। यही केमिकल प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस को हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में। तो देखते हैं जरा। सबसे पहला आता है बच्चों यहाँ पर डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डाइजेशन इन माउथ की बात करेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द माउथ। हम लोग माउथ में डाइजेशन के प्रोसेस की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बच्चों माउथ में क्या है? हमको पता है कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं बच्चों? ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे, ये सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। इसका सिक्रीशन करते हैं बेटा, ये सलाइवा का सिक्रीशन करते हैं। सलाइवा की अगर बात करें तो लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा पर डे सिक्रीट होता है, ठीक है। क्या होता है? 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन पर डे होता है। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया था कि अगर हमारी सलाइवरी डक्ट ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या होता है? उस बीमारी को, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एप्टाइलिज्म, APTYALISM, एप्टाइलिज्म, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ सलाइवरी डक्ट्स,
ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उनसे, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनसे डक्ट की मदद से सलाइवा हमारे माउथ में आता है, ठीक है ना। तो ये सलाइवरी डक्ट्स का ब्लॉकेज हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, सलाइवरी डक्ट्स का ब्लॉकेज हो जाता है। और जब सलाइवरी डक्ट्स हमारी ब्लॉक हो जाती हैं तो इन दैट केस क्या होता है, सलाइवा हमारी बकल कैविटी में नहीं आता है और इस कंडीशन को हम लोग एप्टाइलिज्म कहते हैं। तो सलाइवा की अगर बात करते हैं तो सलाइवा में कुछ चीजें हैं। सलाइवा में वाटर होता है, हम लोगों को पता है बहुत सारा वाटर होगा सलाइवा में। सलाइवा में बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वाली बात इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर हम लोग सलाइवा की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, पोटेशियम होगा और बाइकार्बोनेट आयन होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स एनसीईआरटी ने दिए हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो NaKCl यानी नकल भाई, एक भाई है जो क्या कराते हैं, नकल कराते हैं। तो नकल बाई आप याद रखिएगा, बाई से बाइकार्बोनेट, भाई से क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हो जाएगा और नकल से NaK और कल यानी नकल, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अगर एंजाइम्स की बात करेंगे हम लोग तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा निकलता है इसमें 2 तरह के एंजाइम है। एक है बच्चों सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। और दूसरा एंजाइम यहाँ पर जो होता है वो होता है हमारा लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ये टाइलिन क्या करता है, ये बच्चों डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। एक की पॉइंट हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जिस भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम में एमाइलेज लगा होता है, बात समझिएगा, जिस भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम में एमाइलेज लगा है वो हमेशा पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन करेगा और उसको किसमें बदलने की कोशिश करेगा, डाइसैकेराइड में बदलेगा। जैसे सलाइवरी एमाइलेज ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल एमाइलेज ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलेगा, ठीक है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलेगा। तो ये पॉलीसैकेराइडेजेस हैं, ठीक है, जो पॉलीसैकेराइड का डाइजेशन करते हैं। तो एमाइलेजेस आर बेसिकली पॉलीसैकेराइडेजेस और फिर डाइसैकेराइड पर डाइसैकेराइडेजेस काम करते हैं, ठीक है। जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये डाइसैकेराइडेजेस हैं, ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में बदलते हैं। तो ये हम लोग ने देखा यहाँ पर। अभी इसकी फंक्शनिंग भी देखेंगे। लाइसोजाइम की बात करें तो ये एक बच्चों एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। ये क्या है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लाइसोजाइम जो होता है बेटा ये हमारे टीयर्स में भी पाया जाता है, टीयर्स में भी ये मिलता है। कौन सा, लाइसोजाइम। यही रीजन है कि हमारी आंखों में यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि बैक्टीरिया का इंफेक्शन नहीं होता, वायरल इंफेक्शन वगैरह हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया का इंफेक्शन आंखों में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि लाइसोजाइम जो है ये एंटीबैक्टीरियल है, ये टीयर्स में मिल रहा है। तो अब देखिए जरा होता क्या है, डाइजेशन की फिजियोलॉजी अगर देखेंगे तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड पर काम करना है। तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। स्टार्च पर कौन काम करेगा, सलाइवरी एमाइलेज। कौन काम कर रहा है यहाँ पर, सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम लोग बच्चों टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। और यहाँ पर पीएच कितना होता है, 6.8 पीएच होता है। कितना होता है, 6.8, जिसको हम लोग स्लाइटली एसिडिक, 7 से थोड़ा सा कम है तो हल्का सा एसिडिक होता है। ये स्टार्च को बदल देता है डाइसैकेराइड में। आपको जो हमेशा याद रखना है वो है माल्टोज। एनसीईआरटी ने माल्टोज दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है बेटा, माल्टोज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माल्टोज के साथ साथ बच्चों अगर आप याद रखना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पर आइसोमाल्टोज भी मिलता है और डेक्स्ट्रिन्स भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डेक्स्ट्रिन्स भी मिलते हैं। ये आपको मॉड्यूल वगैरह जब आप लगाते हैं तो वहां पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। माल्टोज और आइसोमाल्टोज में दोनों में ही ग्लूकोज है, इसमें भी ग्लूकोज है
और यहाँ पर भी ग्लूकोज है। बस अंतर ये है कि माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है और बच्चों आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है। और डेक्स्ट्रिन्स क्या होते हैं बेटा, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर, दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर्स। बस इतनी बात आप याद रखिए। तो इस तरह से हम लोग ने, आपको जो कभी नहीं भूलना है बेटा वो ये वाली बात है, स्टार्च पर सलाइवरी एमाइलेज ने काम किया और इसको उठा करके इसने किस में बदल दिया, माल्टोज में बदल दिया। किस में बदल दिया, माल्टोज। और अभी हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि जो हमारा स्टार्च एमाइलेज होता है ये पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलता है। तो स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है, इसको किस में बदल दिया गया, देखिए डाइसैकेराइड में बदल दिया गया। इसको किस में बदल दिया हम लोगों ने, डाइसैकेराइड में बदल दिया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये हमारे कहां पर डाइजेशन हो चुका है, माउथ में डाइजेशन हो चुका है। अब माउथ के बाद बच्चों जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस आता है। आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग इसमें डाइजेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, स्टमक में डाइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जरा स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज कौन करता है, क्लोराइड आयन। ये भी बात ध्यान रखिएगा, एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, ये मैंने लिखा नहीं, आप अभी लिख लीजिए। एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज कौन करेगा, क्लोराइड आयन Cl- जो है ये एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज करता है। अब देखिए बच्चों डाइजेशन इन स्टमक, अब क्या आता है डाइजेशन इन स्टमक, क्योंकि हमको पता है बेटा कि ओएसोफेगस में कहीं पर भी डाइजेशन नहीं होता, ओएसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका सिंपल सा एक आंसर आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। ठीक, आई होप आ गई होगी आपको बात समझ में। तो ओएसोफेगस में नो डाइजेशन बिकॉज देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बस पेरिस्टाल्सिस होती है, उसकी मदद से जो बोलस है इट इज कन्वेड थ्रू द फेरिंक्स के थ्रू ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से यानी फूड पाइप से कहां आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। अब स्टमक में क्या होगा, ये जब फूड कहां पर आएगा बच्चों, स्टमक में, तो स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक जूस है, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, और गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाएगा, इट इज नोन एज काइम। तो फूड इन द स्टमक इज नोन एज काइम, फूड इन माउथ इज नोन एज बोलस। माउथ बोले या फिर फूड प्लस सलाइवा बोलते हैं, एक ही बात है, या फिर गैस्ट्रिक जूस बोले या फिर हम लोग क्या बोले, फूड प्लस फूड इन द स्टमक, एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हम लोग ने ये देखा। अब देखिए स्टमक की बात करते हैं बेटा, तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक में, स्टमक की जो म्यूकोसा है हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, स्टमक की म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेटा 3 तरह के सेल्स होते हैं जो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। एक होते हैं म्यूकस नेक सेल्स, दूसरे होते हैं हमारे पास पेप्टिक सेल्स, और तीसरे होते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। तीसरे कौन से होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स को हम लोग पेराइटल सेल्स भी कहते हैं, सॉरी ऑक्जेंटिक सेल्स, यहां पर आप ध्यान रखिए ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं। पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल को हम लोग जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। और ऑक्जेंटिक सेल्स को हम लोग पेराइटल या फिर चीफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए म्यूकस नेक सेल क्या करता है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करता है, इट रिड्यूसेस द एसिड, इट प्रिवेंट्स द स्टमक फ्रॉम एसिड। जो एसिड स्टमक में हमारे है उससे बचाता है, उसके इफेक्ट से बचाता है, किसको, स्टमक के म्यूकोसा को, यानी इनर मोस्ट वॉल को। जाइमोजेनिक सेल जाइमोजेंस का सिक्रीशन करते हैं। जाइमोजेंस हम लोग किसको कहते हैं, जाइमोजेंस 2 एंजाइम्स को साथ में कहा जाता है, पेप्सिनोजेन। अगर किसी प्रोटीन या एंजाइम के आगे ओजेन लगा है, किसी एंजाइम के एंड में ओजेन लगा है या स्टार्टिंग में प्रो लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये इनएक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये इनएक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है। तो जाइमोजेन हम लोग, ये ओजेन देखिए यहां पर भी लिखा नहीं, इनएक्टिव है, तो जाइमोजेन जहां से निकल रहे हैं वो जाइमोजेनिक सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स होते हैं। अब देखिए ये पेप्सिनोजेन
और प्रोरेनिन। रेनिन यहाँ पर RENNIN वाला है, एक रेनिन RENIN वाला होता है, वो हमारी किडनी के JGA के JG सेल से निकलता है, ठीक है, और वो GFR को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। जब GFR घट जाता है तब, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। अभी आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर RENNIN वाला रेनिन है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्जेंटिक सेल है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है, ये दो चीजें निकालता है, एक है हमारा HCl और तीसरा है बच्चों कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। एनसीईआरटी ने खाली इंट्रिंसिक फैक्टर लिखा है, अगर आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। कासेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबालैमिन। जिसका केमिकल नेम क्या है बेटा, साइनोकोबालैमिन है। ये साइनोकोबालैमिन या विटामिन B12 इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ RBC। ये RBC का प्रोडक्शन करवाता है, इसलिए विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसमें, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पर्नीशियस एनीमिया। क्या कहते हैं, पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया भी हमारे कोर्स में कुछ कई तरह के, 2-3 तरह के दिए हैं। एक है आयरन एनीमिया, जो सबसे कॉमन एनीमिया हम लोगों के होता है, वो आयरन की कमी से होता है। दूसरा पर्नीशियस एनीमिया है, जो विटामिन B12 की कमी से होता है। और तीसरा आप क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, वहां पर है सिकल सेल एनीमिया, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव डिसऑर्डर। तो हमारा जो तीसरा वाला कौन सा बोला, सिकल सेल एनीमिया, वहां पर वो म्यूटेशन की वजह से है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है, ठीक है। तो वहां पर आरबीसी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, सिकल शेप्ड, हसिया के आकार का हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए। अब ये HCl क्या करता है, HCl बच्चों ये जो है ये एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेंस, ये जाइमोजेंस को एक्टिवेट करता है। दूसरा, स्टमक के पीएच को 1.8 बना के रखता है, और ये बैक्टीरिया को भी मारता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया लाइसोजाइम से बच करके आ गए हैं हमारे स्टमक में, ये उनका भी नष्टीकरण करता है, यानी उनको भी मारने की कोशिश करता है। जल्दी से देखेंगे हम लोग और आगे की तरफ। तो ये HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजेन को बदल देगा पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को बदल देगा बच्चों रेनिन में। किसमें बदल देगा, रेनिन में। रेनिन बच्चों मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये दूध में मिलने वाले प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मिल्क प्रोटीन को हम लोग कहते हैं केसिन। क्या कहते हैं, केसिन। और बच्चों ये रेनिन जो है ये केसिन को बदल देता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको हम आपको देखेंगे तो बताएंगे बाद में। तो अभी आप एडल्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पेप्सिनोजेन को बदल दिया गया पेप्सिन में। तो ये एंजाइम्स इस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकोसा का ही मॉडिफिकेशन है, ये बात याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी में भी ये बात दी हुई है, जूलॉजी में। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो स्टमक में बेटा मेनली, हम मेनली लिख रहे हैं, हम ओनली नहीं लिख रहे हैं, हम मेनली लिख रहे हैं कि मेनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नॉट ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हमारे स्टमक में मुख्य रूप से प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है, दूसरी चीजों का भी डाइजेशन होता है, लेकिन इतना कम होता है कि उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और हम लोग प्रोटीन के डाइजेशन को पढ़ते हैं। एक सवाल प्रीवियस ईयर में ये भी आएगा आपको कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर शुरू होता है, तो हमने माउथ में नहीं पढ़ा प्रोटीन का डाइजेशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ, हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक, जबकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है दैट स्टार्ट्स इन द बक्कल कैविटी या माउथ, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर होता क्या है, प्रोटीन की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की, तो यहाँ पर बच्चों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है, हमारा पेप्सिन है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, प्रोटीन एक अमीनो एसिड की बहुत बड़ी सी चेन है, इस पर बच्चों पेप्सिन काम करता है। कौन काम करता है, पेप्सिन। और HCl की वजह से पीएच कितना है, 1.8, तो ये पेप्सिन बदल दिया जाता है प्रोटियोजेस में। किसमें बदल दिया जाता है, पहले प्रोटियोजेस में बदल दिया जाता है बच्चों। प्रोटियोजेस पर आप एंजाइम यही काम कराते रहिए, ठीक है। अब ये प्रोटियोजेस बदल दिए जाते हैं पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, इनको हम लोग बदल देते हैं पेप्टोन्स में। इस पर आप फिर से काम कराइए, किसका, पेप्सिन का। और पीएच अभी भी हम लोग कितना ही रखेंगे, 1.8, क्योंकि लोकेशन हमारी स्टमक ही है। ये बदल जाएगा यहाँ पर बच्चों पॉलीपेप्टाइड्स में,
इसमें बदल जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाएगा। ठीक है, ये किस में बदल गया, देखिए देख सकते हैं आप, ये पॉलीपेप्टाइड में बदल गया। तो स्टमक में प्रोटीन को मेनली हम लोग डायरेक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड वगैरह में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से स्टमक में हमारा डाइजेशन हो रहा है। स्टमक में आप ध्यान रखिएगा, स्टमक की अगर बात करें तो यहाँ पर गैस्ट्रिक शब्द का इस्तेमाल होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है लेकिन लो अमाउंट में होता है। यहाँ पर गैस्ट्रिक एमाइलेज भी होता है लेकिन लो अमाउंट में है, इसलिए अपने लेवल पर हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो वेरी लिटिल डाइजेशन ऑफ, बहुत कम डाइजेशन होता है, वेरी लिटिल डाइजेशन ऑफ कार्ब्स एंड लिपिड्स, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। आपको बस यही इतनी बात ध्यान रखनी कि ये लो अमाउंट में है और मेनली प्रोटीन का डाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर पेप्सिन है और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने किसके बारे में देख लिया, डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन माउथ एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसको अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। फिर एक लेक्चर में हम आगे आपको एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्डर्स पढ़ा देंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे या मैं सोच रहा हूँ एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। किडनी वगैरह में प्रॉब्लम ज्यादा होती है बच्चों को, तो अगर आप एक्सक्रीशन पढ़ना चाहते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसके बाद ह्यूमन फिजियो का, वो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।